वेलकम स्टूडेंट्स ऑफ एफईआई ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं मुख्तासर आपके साथ मुखातिब हूँ हिस्ट्री के नए टॉपिक वीवर्स, आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ऑनर्स के टॉपिक के साथ हम बात करेंगे इस चैप्टर में कि किस तरह से ब्रिटिश पीरियड में अलग अलग क्राफ्ट्स के हवाले से जो है चेंजेस आई, तब्दीलियाँ, उनके साथ क्या हुआ, वीवर्स के साथ क्या हुआ, ट्रेडर्स के साथ, और इसके साथ साथ फैक्ट्री ऑनर्स के हवाले से कुछ बातें हम शेयर करेंगे। इंट्रोडक्शन में आपको बता देते हैं कि हिंदुस्तान में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, एक ट्रेडिंग कंपनी की सूरत में आती है। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंशन ओवर हियर दैट आफ्टरवर्ड्स दिस ट्रेडिंग कंपनी टेक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड बिकम द रूलर्स ऑफ इंडिया। ये आपको याद रखना है कि बाद में यही ट्रेडिंग कंपनी जो है हिंदुस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन को अपने कब्जे में ले लेती हैं और उसके ऊपर जो है बहुत देर तक राज करती है। ठीक है सर, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि एक लेट 18th सेंचुरी में जो है अपना पावर एस्टैब्लिश करते हुए हिंदुस्तान के ऊपर काबिज हो जाते हैं और पूरी तरह से जो ट्रेडिंग सिस्टम है वो अपने कंट्रोल में लाती हैं और उससे बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाते हैं। उसके बाद दूसरा दौर आ जाता है जब पूरी दुनिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो है वो शुरुआत होती हैं, नई नई फैक्ट्रीज़ बनने लगती हैं। जो मैन्युफैक्चरिंग है वो हाथों के बजाय अब मशीनों के ज़रिए से होनी शुरू हो जाती है। इस तरह से टेक्सटाइल, आयरन, स्टील इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो बहुत बड़े पैमाने पे दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बनाई जाने लगी। ये मशीनाइज्ड गुड्स जो है या प्रोडक्शन जो है पूरी दुनिया को अपने कब्ज़े में ले रही थी, लेकिन इसका जो मेन हब था वो ब्रिटेन था, क्योंकि जो उस वक्त जो डेवलप्ड नेशंस माने जाते थे उनमें ब्रिटेन सबसे आगे था, क्योंकि उनके पास मॉडर्न इक्विपमेंट्स थे, इंडस्ट्रीज़ थे, और उन्होंने इसको जो है पूरी तरह से जो है अपने ही फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया। इसीलिए उस दौर में वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड जो है वो ब्रिटेन को ही कहा जाता था, क्योंकि उस वक्त जो है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ बड़े पैमाने पे वहीं पर काम करती थी। और इसके बाद इंडस्ट्रियल गुड्स को दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जो है बेचा जाता था। और हिंदुस्तान के हवाले से अगर हम बात करें, हिंदुस्तान जो है ब्रिटिशर्स के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीजन कंसिडर किया जाता था, बिकॉज ब्रिटिशर्स बिलीव दैट इंडिया इज़ अ वास्ट मार्केट एज फार एज द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स वर कंसर्न। और इसी वजह से बाद में ब्रिटेन से बहुत बड़े पैमाने पे इंडस्ट्रियल गुड्स को हिंदुस्तान में ला के यहाँ पर बेचा जाता था। इस तरह से जो है इंडियन क्राफ्ट्स, इंडस्ट्रीज़ या बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो नेगेटिवली इम्पैक्ट में आ जाते हैं। यहाँ पर आप मैप पे देख सकते हैं कि वो सारा हिंदुस्तान जो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में था वो पिंक कलर से दिखाया गया है। इसके बाद मराठा जो है वो अलग से दिखाए गए हैं, उनका इलाका कहाँ था, और मैसूर का इलाका जो है दूसरे कलर से दिखाया गया है। तो हम कह सकते हैं व्हेन वी लुक एट दिस वेरी मैप, ए वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ इंडिया वर अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिशर्स। ठीक है सर, ये इंडियन स्टेट्स अलग से हैं, बाउंड्री ऑफ प्रेजेंट डे इंडिया ये अलग से दिखाया गया है। तो हम बात करते हैं इंडियन टेक्सटाइल्स और वर्ल्ड मार्केट की। हाँ, आपको बता देते हैं भाई साहब कि व्हेन वी गो बैक इन द हिस्ट्री ऑफ दिस इंडियन टेक्सटाइल, इट हैड अ गुड मार्केट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। हिंदुस्तान में बड़े पैमाने पे जो कॉटन टेक्सटाइल की प्रोडक्शन होती थी, इसके बने हुए प्रोडक्ट्स यार हिंदुस्तान में नहीं भाई साहब, पूरी दुनिया में जो है बेचे जाते थे। यू विल सरप्राइज टू नो ओवर हियर कि हिंदुस्तान से बना हुआ, चाहे वो कश्मीर का ही क्यों ना था, वो हाथ से बना हुआ कानी शाल जो था वो क्वीन विक्टोरिया के सर पे हुआ करता था। यू कैन इमेजिन कि किस तरह से हमारे प्रोडक्ट्स की मांग हुआ करती थी कि उस वक्त का जो मशहूर तरीन जो इलाका था, कंट्री थी, वो ब्रिटेन था, और उसकी जो क्वीन थी उसके कंधों पे या उसके सर पे जो शॉल हुआ करता था वो मेड इन इंडिया हुआ करता था। बड़े फाइन क्वालिटी एग्जीक्यूटिव क्राफ्ट्समैनशिप का जो वो नक्काशी का जो वो सिस्टम था वो हमारे प्रोडक्ट्स में, हिंदुस्तान के प्रोडक्ट्स में देखा जाता था। और एशिया, साउथ एशियन कंट्रीज़, सुमात्रा, जावा, सेंट्रल एशिया, इसके अलावा बहुत सारे और इलाकों पे हमारे प्रोडक्ट्स बेचे जाते थे। और पहले क्या करता था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन चीज़ों को खरीदती थी और उसके बाद दुनिया के अलग अलग हिस्सों में इनको ले जाके बेचती थी, जिससे उसको बहुत ज़्यादा मुनाफा हो जाता था। तो ये बात आपको याद रखनी है कि वाकई में हिंदुस्तान का मार्केट टेक्सटाइल के हवाले से पास्ट में बहुत ज़्यादा हुआ करता था। और हमें कुछ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड से ये पता चलता है कि वाकई में ये चीज़ें सही में हुआ करती थी। अगर हम यहाँ पर देख सकते हैं कुछ उस वक्त के दौर के कपड़े जो हैं, यू कैन सी ऑन दिस वेरी फोटोग्राफ कि कितने खूबसूरत हुआ करते थे, इनकी इतनी बहुत बारीक तरीके से काम करते थे, जिसकी वजह से इनका अच्छा खासा मार्केट हुआ करता था। अच्छा, अगर हम देखें हिस्ट्री जो है इंडियन टेक्सटाइल की, ये हमें कुछ वर्ड्स के ज़रिए से बहुत आसानी से समझ में आ सकती है, क्योंकि पहले
जो था, यूरोपियंस डायरेक्टली हिंदुस्तान नहीं पहुंचते थे, उनको बहुत बड़ा इलाका क्रॉस करके हिंदुस्तान आना पड़ता था, कोई समुद्री रास्ता नहीं था। देयर वाज नॉट अ सी रूट विच एनेबल द यूरोपियंस टू डू ट्रेड विद इंडिया डायरेक्टली। बहुत पहले की बात मैं कर रहा हूँ। तो वो क्या करते थे, हिंदुस्तान के बने हुए प्रोडक्ट, चाहे वो कॉटन टेक्सटाइल था या मसाले वगैरह थे, वो अरब से खरीदते थे, क्योंकि अरब जो थे वो हिंदुस्तान आते थे अरेबियन सी को क्रॉस करके, और वो या लैंड से आते थे, ईरान से होते हुए यहाँ आते थे, सॉरी, वो यहाँ से खरीदते थे, फिर इराक ले जाते थे, जिसको मसूल कहा जाता था। फिर यूरोपियंस मसूल से, इराक से इन प्रोडक्ट्स को ले जाके यूरोप में बेचा करते थे, जिनकी अच्छी मार्केट वहाँ पर हुआ करती थी। लेकिन आफ्टरवर्ड्स व्हेन पुर्तगाली केम टू इंडिया थ्रू सी रूट, जब वो वास्को डी गामा के ज़रिए से हिंदुस्तान पहुँच जाते हैं, उन्होंने सी रूट जब निकाला तो वो केरला कोस्ट पे पहुँच जाते हैं, जिसको कालीकट कहा जाता है। और कालीकट पे उतर के उन्होंने बाद में यहाँ से स्पाइसेस, टेक्सटाइल्स को उठा के यूरोपियन मार्केट में ले जाके उनको जो है बेचना शुरू कर दिया। और वो सारे वो प्रोडक्ट जो कालीकट या से ले जाते थे यूरोप को, उन सब को कालिको कहा करते थे। ठीक है सर, जिस तरह से मसूल या इराक से मिलने वाले या उठाने वाले चीज़ें जो होती थी यूरोप मर्चेंट्स की तरफ से, वो सारे उन प्रोडक्ट्स को एक ही नाम देते थे, मुस्लिन। वो सारे प्रोडक्ट्स थे, टेक्सटाइल्स थे, जो यूरोपियंस इराक से खरीद के या अरब से खरीद के यूरोप ले जाके बेचा करते थे। ठीक है सर, इसी तरह से हमारे पास जो है बहुत सारे और भी नाम हैं जिनकी मदद से हम वाकई में ये कह सकते हैं कि हिंदुस्तान हैड अ गुड मार्केट, इंडिया हैड अ गुड मार्केट एज फार एज द टेक्सटाइल्स वर कंसर्न। इनकी एक अच्छी खासी मांग हुआ करती थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं वो इम्पोर्टेंट नाम जिनका एक अच्छा खासा बैकग्राउंड है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप मैं बता देता हूँ कि 1730 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक ऑर्डर दिया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें 98 वैरायटीज़ ऑफ कॉटन और सिल्क क्लॉथ्स हुआ करती थी। ठीक है सर, यानी कि आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा इनकी जो है वैरायटीज़ हुआ करती थी। लेकिन अलग अलग सारे नाम तो नहीं ले सकते हैं, कुछ मैं यहाँ पर लेता हूँ। चिंतज, कोयसिस, खासा जिनको कहता बंदना, कासिम बाज़ार, पटना, कलकत्ता, उड़ीसा, चारपुरी, ये वो वैरायटीज़ ऑफ क्लॉथ्स थे जिनकी बड़ी मांग हुआ करती थी यूरोपियन मार्केट्स में। चलते हैं भाई साहब, इसके बाद यूरोपियन मार्केट्स और इंडियन टेक्सटाइल यूरोपियन मार्केट्स की हम बात करते हैं। मैंने पहले आपको बताया है कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ करते थे इंडियन टेक्सटाइल यूरोपियन मार्केट्स में। सिल्क के बने हुई चीज़ें, चाहे कॉटन के बने हुई चीज़ें, इनकी तो बड़ी मांग हुआ करती थी। और 1720 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बाज़ाब्ता कालिको एक्ट पास किया, क्योंकि एज़ फार एज द इंग्लिश ट्रेडर्स वर कंसर्न, जो वहाँ पर बनाए जाने वाले जो कॉटन टेक्सटाइल्स थे वो इंडियन टेक्सटाइल्स के सामने टिक ही नहीं पाते थे। तो इसीलिए वहाँ के मैन्युफैक्चरर्स ने, ब्रिटिश के जो इंग्लैंड के जो मैन्युफैक्चरर्स थे, कॉटन बनाने वाले जो लोग थे, उन्होंने गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया कि आप क्या करें, इंडियन टेक्सटाइल्स के ऊपर बैन लगाएं ताकि हम अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में बेच सकें। तो बिकॉज ऑफ दिस रीज़न इन 1722 गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड पास्ड अ लॉ विच दे कॉल्ड कालिको एक्ट। इसमें क्या किया गया, हिंदुस्तान से आने वाले ये जो टेक्सटाइल्स थे इनके ऊपर जो कस्टम ड्यूटी वो इंक्रीज़ कर दी गई, टैक्सेस इंक्रीज़ कर दी गई, जिसकी वजह से इनकी मार्केट वैल्यू इंक्रीज़ हो गई। तो जिस वजह से एक प्रोटेक्शन मिली उन टेक्सटाइल्स को जो इंग्लैंड के ये जो मैन्युफैक्चरर्स थे जो उनकी तरफ से बनाए जाते थे। तो इस तरह से एक बैन लगाए गए इंडियन टेक्सटाइल्स के ऊपर, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स उस वक्त बहुत ज़्यादा अच्छे हुआ करते थे। तो इंडियन टेक्सटाइल प्रोड्यूसर्स ने जो है, क्योंकि वो टिक ही नहीं पाते थे, इस वजह से उन्होंने कालिको एक्ट सामने लाया। अच्छा सर, इसी तरह से अगर हम देखें जो इंडियन टेक्सटाइल्स थे बाद में धीरे धीरे करके उन्होंने अपना मार्केट खो दिया, क्योंकि उसके पीछे कारण था इंडस्ट्रियलाइजेशन और एडवांसमेंट जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से यूरोप में देखने को मिली थी। बाद में नई नई मशीनों के ज़रिए से जो क्लॉथ्स बनाए गए, ठीक है, वो सस्ते बन रहे थे एज़ कम्पेयर टू द प्रोडक्ट्स आई कैन से द इंडियन टेक्सटाइल्स जो हाथ से बनाए जाते थे, उनके कंपैरिजन में मशीन से बनाई हुई चीज़ें जो होती थी या टेक्सटाइल जो होती थी वो बहुत ही सस्ती हुआ करती थी, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके जो है इंडियन मार्केट जो है, इंडियन टेक्सटाइल का जो मार्केट है वो ख़त्म होता गया। अगर हम हिस्ट्री में चले जाते हैं, इन 1764 ये वो साल था जिसमें स्पिनिंग जेनी जो है वो जॉन के की मदद से जो है
इन्वेंट की गई और इस तरह से जो है शुरुआत थी इसकी टेक्सटाइल में, इसमें क्या बोलते हैं इसको, नई मशीनों का इस्तेमाल करने के हवाले से। स्पिनिंग जेनी जो है ये मल्टीपल स्पूल्स स्पिनिंग व्हील्स की मदद से चलाई जाती थी और ये डिवाइस जो है ड्रामेटिकली जो है इसने पूरा सिस्टम जो है स्पिनिंग का जो है टेक्सटाइल में वो बदल दिया। एक सिंगल वर्कर बहुत ज़्यादा काम कर सकता था इस स्पिनिंग जेनी की मदद से। इसके बाद जो है 1786 में जो है स्टीम इंजन रिचर्ड आर्कराइट की जी उसने बनाया, इन्वेंट किया, जिसने रेवोल्यूशनलाइज्ड तरीके से कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो है वो चेंज लाई और पूरी तरह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो रेवोल्यूशनाइज्ड हो गई और उसमें काम करना आसान होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये फोटोग्राफ है रिचर्ड आर्कराइट की, जिसने जो है बहुत सस्ते और आसान तरीके से जो है अपने स्टीम इंजन की मदद से जो है मशीनरी की मदद से जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एक रिवोल्यूशन लाया था। लेकिन बहुत ये कहना ज़रूरी है कि पहले इसका जो स्टीम इंजन था वो बिका नहीं था, बहुत टाइम लगा था उसको बिकने के लिए। लेकिन आफ्टरवर्ड्स व्हेन दीज मैन्युफैक्चरर्स रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूजिंग दीज स्टीम इंजन्स, तो उसके बाद तो बस यार उसके तो प्रॉफिट ही लग गए। वो बहुत ज़्यादा पैसा कमा चुका था और उसने अपने इस इन्वेंशन की मदद से जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन लाया। ठीक है सर, यहाँ पर आप देख सकते हैं वो इम्पोर्टेंट एरियाज़ जहाँ पर टेक्सटाइल जो है वो प्रोड्यूस किया जाता था हिंदुस्तान में। आप एक पूरी लिस्ट देख सकते हैं कितना बड़ा हिंदुस्तान था और कितने सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हुआ करते थे। उसके पीछे कारण था कि हिंदुस्तान का जो टेक्सटाइल था ये पूरी दुनिया में मशहूर था। अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद देखें या मशीन से बनने हुए जो टेक्सटाइल्स हुआ करते थे उसकी वजह से क्या हो जाता है, तो यहाँ पर वो कहना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इंडियन वीवर्स की बात करें, वीवर्स जो है वो वीविंग में जो स्पेशलाइज्ड हुआ करते हैं इनको वीवर्स कहा करते हैं। ये अपना जो फ़न है वो जनरेशन टू जनरेशन हिंदुस्तान में पास किया करते थे। ठीक है सर, और इनको अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नामों से जाना जाता था। वीवर्स ही थे, कपड़ा ही बनाते थे, लेकिन बंगाल में इनको तांतीज कहा जाता था, तांती कहा जाता था। अच्छा सर, इसी तरह से नॉर्थ इंडिया में इनको जुलाहाज या मोमिन कहा जाता था। अगर साउथ इंडिया की बात करें तो इनको वहाँ पर सेल या काइकोलार कहा जाता था। ऑल द पीपल इनको जो थे एज फार एज द वीविंग ऑफ दिस cloths are concerned, they were called weavers in English, but they were called by different names in different parts of India. As far as the Bengal is concerned, they were called Tanti. So far as the North India is concerned, they were called Julahas or Momin, while as in South India they were called Kaikolar or Se. याद रहेगा भाई साहब। इसके बाद जो आर्ट ऑफ वीविंग था ये थोड़ा सा कुछ हिस्सों में बटा हुआ था। कॉटन जो था वो पहले जो स्पिन किया जाता था उसको यार्न बनाया जाता था, ठीक है, उसको स्पिनिंग कहा करता था। ये स्पिनिंग जो था नॉर्मली औरतें क्या करती थी चरखे पे या तकले पे, ठीक है, वहाँ पर इस सूत को या कॉटन को जो है ख़ास तरीके से दागों में तब्दील किया जाता था। एंड आई टोल्ड यू अर्लियर दैट दिस वाज द वर्क विच वाज मोस्टली डन बाय द वुमेन्स, ठीक है, क्योंकि औरतों का इसमें अच्छा खासा रोल होता था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से औरत जो है एक चरखे को लेके जो है सूत काटती हैं या कॉटन का इस्तेमाल करती है। इसके बाद इंडियन वीवर्स की अगर हम बात करें, जो ये कपड़ा बनाते हैं इनको हम अलग अलग नामों से अलग अलग, क्योंकि हर कोई वीवर जो है अपना अपना काम करता था और इसी तरह से इस कपड़े को बनाने के लिए जो लोग हुआ करते थे उनको हम अलग अलग नाम देते थे। जिस तरह से जो कपड़ा होता था इसको डाई करने वाले जो लोग हुआ करते थे, जो रंग इनको देते थे उनको रंगरेज कहा जाता था। ठीक है सर, इसी तरह से जो प्रिंटेड क्लॉथ हुआ करता था, जो उसके ऊपर जो खास सिलाई जो सुइयों के ज़रिए से वो ब्लॉक्स वगैरह बनाए जाते थे, ब्लॉक्स जो उसमें डाला जाता, ब्लॉक्स की मदद से छपाई जो की जाती थी, उन लोगों को चिपी गराज कहा करते थे। ठीक है, रंगरेज, चिपी गराज, वीवर्स, ये वो लोग थे जो टेक्सटाइल्स को बनाने का काम करते थे। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यू मस्ट रिमेंबर हियर इज़ कि इसके साथ जुड़े हुए हैंडलूम के साथ है, इस वीविंग के साथ लाखों लोगों की रोटी जुड़ी हुई थी। लेकिन बाद में, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि ब्रिटिशर्स के आने के बाद पहले तो वो टैक्स यहाँ पर बिज़नेस कंपनी की शक्ल में आए, फिर यहाँ के प्रोडक्ट्स की इम्पोर्टेंस देख के उनको यूरोपियन मार्केट्स में ले जाके बेचने लगे। उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद नए नए स्टीम इंजन्स या बाकी सारी चीज़ों के आने के बाद मशीन मेड गुड्स जो हैं पूरी दुनिया में अच्छी तरह से बिकने लगे और इसकी वजह से नेगेटिव इम्पैक्ट इंडियन टेक्सटाइल्स के ऊपर पड़ा, क्योंकि वहाँ के बने हुए प्रोडक्ट्स हमसे सस्ते हुआ करते थे। बहुत अलग अलग तरीक़ों से इन्होंने पूरे मार्केट को बर्बाद करके रख दिया
और हिंदुस्तान का जो मार्केट अमेरिका और यूरोप में था वो ख़त्म हो गया। मशीन मेड गुड्स ने जो है पूरी दुनिया में, इंग्लैंड से आए हुए मशीन मेड गुड्स ने पूरी दुनिया में अपनी जो है एक नई पहचान बनाई। 19th सेंचुरी में जो है इंग्लिश मेड गुड्स ने जो है इंडियन मार्केट्स को जो है पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले रखा था, और हिंदुस्तान का जो मार्केट पूरी दुनिया में था, अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप में, वहाँ से हमारे टेक्सटाइल जो हैं वहाँ पर जाने बंद हो गए। हज़ारों लाखों जो लोग इसके साथ जुड़े हुए थे वीविंग के साथ, उनके पास काम नहीं रहा। बंगाल में तो सबसे ज़्यादा इसका जो है असर देखने को मिला। हज़ारों लाखों लोग वहाँ पर उससे जुड़े हुए थे, उनकी तो रोज़ी रोटी के लाले लगे। ठीक है सर। अब इंग्लिश और यूरोपियन कंपनी जो हैं उन्होंने इंडियन गुड्स को खरीदना बंद कर दिया। एवन कि वहाँ से आए हुए बहुत ज़्यादा मशीन मेड गुड्स इंडियन मार्केट्स में ला के वो बेचा करते थे। और ये 1830s की मैं बात कर रहा हूँ। कहते हैं कि 80s आते आते 2/3 जो कॉटन क्लॉथ हिंदुस्तानी इस्तेमाल करते थे, 2/3 हिस्सा तो वो कहाँ से आता था? ब्रिटेन से आता था। इसकी वजह से मैंने पहले ही कहा कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हिंदुस्तान की वो बर्बाद हो गई। रूरल वुमेन्स या जो लोग थे वहाँ पर लाखों लोग जो थे वीवर्स थे, उनके पास कोई काम रहा ही नहीं। तो ये पार्ट 1 था इस टॉपिक का। अगले वीडियो में हम इस टॉपिक के हवाले से फिर से बात करेंगे। अगले वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।